हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ईएफई एकेडमी जयपुर पीटीआई स्पेशल। हमारे इस बैच में आप सभी का स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे यानी कि हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन ग्रीस, यानी कि यूनान में शारीरिक शिक्षा का क्या इतिहास था, उस चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। देखिए, लगभग 3 शताब्दी पहले आपका ये जो ग्रीस था, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं, यूनान बोलते हैं, ये क्या था, बहुत छोटी छोटी बहुत सारी रियासतों का क्या था, एक समूह था। जैसे अपना पहले इंडिया था ना, बहुत सारी रियासतों से मिलके बना था, वैसे ही ठीक वैसे ही आपका जो यूनान या आपका जो ग्रीस था वो क्या था, बहुत सारी रियासतों से मिलके बना था, जिनको क्या कहा जाता था, सिटी स्टेट्स बोला जाता था, जो कि आपस में धन और क्षेत्र के लिए क्या करते रहते थे, एक दूसरे के साथ में लड़ते रहते थे। तो बहुत सारी रियासतों से मिलकर बना था क्या, आपका ग्रीस या फिर आपका यूनान। अब इसके अंदर जो सबसे प्रसिद्ध स्टेट थे या जो सबसे प्रसिद्ध रियासतें थी, उसके अंदर थे आपके, एक तो थे आपके एथेंस, एक आपके स्पार्टा, आपके क्रीट, आपके क्रोटोन। तो ये सारे क्या थे, वहां पे कुछ मुख्य स्टेट थे। लेकिन इनमें भी जो इन सारे थे ना, इनमें भी दो फेमस थे। दो क्या थे जो बहुत ज्यादा फेमस थे, वो थे आपके, एक तो आपके एथेंस और एक आपके स्पार्टा। ये जो दो स्टेट थे वो क्या थे, सबसे फेमस स्टेट थे। यहां पे था आपका स्पार्टा, यहां पे था क्या आपका स्पार्टा, और यहां पे था आपका एथेंस। ये जो दोनों आपकी रियासतें थी या फिर आपके जो स्टेट थे, वो क्या थे, राजनीतिक विचारधारा में भी अलग थे, और आपके इनके जो शिक्षा के उद्देश्य थे वो भी क्या थे, एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत थे। लेकिन फिर भी इन्होंने जो शारीरिक शिक्षा का इतिहास है उसके ऊपर क्या छोड़ा, एक बहुत ही गहरा प्रभाव छोड़ा। तो कौन कौन से थे, सबसे पॉपुलर या जो सबसे फेमस थी वो कौन से दो स्टेट थे, आपके स्पार्टा और आपका एथेंस। कहते हैं कि जो स्पार्टन का शासनकाल था वो क्या था, तानाशाही शासनकाल था, और आपका जो एथेंस का था वो क्या था, लोकतंत्र था। वहां पे यहां पे क्या था, तानाशाही ज्यादा थी आपके स्पार्टा में, और एथेंस में क्या था, आपका डेमोक्रेसी यानी कि आपका लोकतंत्र था। तो कौन से दो फेमस थे उस समय में आपके ग्रीस में, दो जो सबसे फेमस स्टेट थे वो थे आपके क्या, एक तो आपका स्पार्टा और एक आपका एथेंस। तो इन दोनों के ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। तो जब हम शारीरिक शिक्षा का इतिहास पढ़ते हैं ना ग्रीस में, तो उसको क्या करते हैं, 4 भागों में बांट के पढ़ते हैं। यानी कि जो आपका शारीरिक शिक्षा का इतिहास है यूनान में, वो 4 कालों में बांटा गया है। एक है आपका क्या, होमरिक पीरियड यानी कि आपका होमरिक काल, एक आपका स्पार्टन पीरियड यानी कि आपका स्पार्टन काल, जिसको जो आपका होमरिक पीरियड है ना, होमरिक काल, इसको हम डार्क एज या फिर अंधकार युग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डार्क एज या फिर आपका अंधकार युग भी कहा जाता है, किसको, आपका होमरिक काल को। उसके बाद में था अपने पास में क्या, स्पार्टन पीरियड। स्पार्टन काल को जो है क्लासिकल एज या फिर आपका शास्त्रीय युग के नाम से भी जाना जाता था, किसको, आपके स्पार्टन पीरियड को। उसके बाद था अपने पास में अर्ली एथेनियन पीरियड यानी कि आपका प्रारंभिक एथेनियन काल, और उसके बाद में प्रारंभिक एथेनियन काल, और उसके बाद में था अपने पास में क्या, लेटर एथेनियन पीरियड यानी कि आपका उत्तर एथेनियन काल। ठीक है, उत्तर एथेनियन काल को क्या बोला जाता है, गोल्डन एज या फिर आप इसको स्वर्ण युग भी बोला जाता है। तो जब हम शारीरिक शिक्षा का इतिहास पढ़ते हैं ग्रीस में, तो उसको कितने कालों में बांटा गया है, 4 कालों में बांटा गया था। यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है पहली बात तो, कि कौन कौन से काल में बांटा गया है। तो 4 काल में बांटा जाता था, किसमें, एक आपका था क्या, आपका होमरिक काल, आपका स्पार्टन काल, आपका प्रारंभिक एथेनियन काल, और आपका उत्तर एथेनियन काल। ठीक है, इसको क्या कहा जाता था, या फिर यह भी पूछ लिया जाता है कि अंधकार युग किसको कहा जाता था। तो अंधकार युग किसको कहा जाता था, आपका होमरिक काल को कहा जाता था, और शास्त्रीय युग किसको कहा जाता था, आपके स्पार्टन काल को कहा जाता था, और उसके बाद में स्वर्ण युग, ये आपके उत्तर एथेनियन काल को यानी कि लेटर एथेनियन पीरियड को कहा जाता था। तो अभी एक एक करके इन चारों के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम किसके ऊपर, आपके होमरिक काल के ऊपर। तो होमरिक काल के अंदर है ना, एक अंधे कवि थे, एक नेत्रहीन कवि थे, जिनका नाम था आपका होमर। होमरिक काल में क्या था, एक नेत्रहीन कवि थे जिनका नाम था होमर। इन होमर के द्वारा 2 महाकाव्य लिखे गए। होमर ने क्या करा, इस काल में 2 महाकाव्य लिखे, जिसका एक का नाम था आपका इलियड और एक का नाम था क्या, आपका ओडेसी।
ठीक है, तो ये पूछ लिया जाता है कि इस काल में होमर द्वारा जो महाकाव्य लिखे गए थे वो कौन कौन से हैं, या फिर उन्होंने कौन कौन से लिखे। तो इस दौरान क्या हुआ कि इस दौरान आपके ये जो होमर थे इन्होंने दो महाकाव्य लिखे। इसका एक था आपका क्या, इलियड, और एक था आपका क्या, ओडेसी। अब बात करते हैं कि इलियड की। इलियड महाकाव्य था, उसके अंदर किसके बारे में लिखा गया है? तो जो आपका इलियड महाकाव्य है उसके अंदर आपका जो ट्रोजन वॉर के बारे में लिखा गया है, यानी कि जो ट्रोजन युद्ध हुआ था उसके बारे में लिखा गया है। किसके, आपके इलियड में। किसके, आपके इलियड में किसके बारे में लिखा हुआ है? जो ट्रोजन वार हुआ था, यानी कि जो ट्रोजन युद्ध हुआ था उसके बारे में लिखा गया है आपका इलियड। अब ये जो ट्रोजन युद्ध हुआ था ये किस किस के बीच में हुआ था? जो आपका ट्रोजन युद्ध हुआ था ये हुआ था आपके ग्रीक यानी कि आपके यूनान और आपके ट्रोय के बीच में। किसके बाद, किस किस के बीच में हुआ था? ये आपके यूनान और आपके ट्रोय के बीच में जो युद्ध हुआ था उसको बोला जाता है आपका ट्रोजन वॉर या फिर आपका ट्रोजन युद्ध। आप देखिए, जानकारी के लिए बता देता हूं, ये जो यूनान था इसके राजा थे आपके मेनेलस। ये जो आपका ग्रीक या फिर जिसको आप यूनान बोलते हो उसके राजा थे उस समय पे कौन? आपके मेनेलस। और आपका जो ट्रोय था, यहां पे क्या है आपका ट्रोय और यहां पे क्या है आपका यूनान। तो इन दोनों के बीच में जो युद्ध हुआ था उसको क्या बोला जाता था? ट्रोजन वॉर। अब उस समय पे यूनान के राजा कौन थे? यूनान के राजा थे आपके मेनेलस, और जो ट्रोय के राजा थे वो थे आपके प्रियम। ठीक है, तो अब यहां पे इनका जो युद्ध था उसका कारण क्या था इसके बारे में थोड़ी सी बता देता हूं आपको जानकारी के लिए। कि देखिए, ये जो आपके मेनेलस थे इनकी पत्नी का नाम था क्या? हेलन। क्या नाम था इनकी पत्नी का? हेलन। कहा जाता है कि जो हेलन थी वो बहुत खूबसूरत थी। और यहीं पे आपके जो ट्रोय के जो राजा थे उनके एक बेटे थे जिनका नाम क्या था? आपका पेरिस। ये जो आपके ट्रोय के जो राजा थे उनका बेटा था, उनका नाम था प्रियम, और उन प्रियम का एक बेटा था जिसका नाम क्या था? पेरिस। और ये जो आपके मेनेलस थे इनकी पत्नी का नाम था हेलन। कहा जाता है कि इनकी जो पत्नी है वो काफी सुंदर थी। तो फिर यहाँ पे जब सारी कहानी शुरू हुई, ये जो आपका पेरिस था इसने क्या करा? ये जो आपकी हेलन थी इनका अपहरण कर लिया, और इस हेलन का अपहरण करके वो कहां ले गया? ट्रोय में ले गया। अब ये बात यूनानियों को बिल्कुल ही मंजूर नहीं हुई। सीधी सी बात है, यूनानियों की तो इज्जत के ऊपर बात आ गई कि भाई उनकी जो रानी थी उसी को ले गए, उसी का अपहरण हो गया। तो फिर जो आपके राजा मेनेलस थे या फिर जो यूनानी थे उन्होंने युद्ध करने का सोचा कि भाई इसका बदला तो अब लिया जाएगा। तो जो यूनान के जो राजा थे उस समय पे यानी कि आपके मेनेलस, उन्होंने क्या करा? सेना इकट्ठी करी, और सेना इकट्ठी करके कहां पे पहुंच गए? सेना इकट्ठी करके वो पहुंच गए युद्ध करने किसके साथ? आपके ट्रोय के साथ। जब वो ट्रोय के साथ युद्ध करने पहुंचे, वो गए तो थे युद्ध करने, लेकिन कहा जाता है कि जो ट्रोय की दीवारें थी वो इतनी लंबी और मजबूत थी कि जो आपके यूनानी थे वो अंदर जा ही नहीं पाए थे। अब ये अंदर तो जा नहीं पाए, लेकिन ये क्या गए? ये यूनानी वहां से वापस भी नहीं गए। ये वहीं पे क्या बैठ गए? इस ट्रोय के बाहर ही अपना डेरा डाल के बैठ गए। और ये युद्ध कहा जाता है कि कम से कम भी 10 साल तक चला। 10 साल तक युद्ध चला। और इस 10 साल में क्या करते थे? आपके जो यूनानी थे वो इस ट्रोय के आसपास की जो रियासतें थी उनको लूटते थे, उनका धन, उनके धन की चोरी कर लेते थे, उनका धन छीन लाते थे, उनकी लड़कियों को उठा लेते थे। उनके आसपास के क्षेत्र में जो और रियासतें थे इसके, उनके साथ में क्या करते थे? वो लड़ते झगड़ते रहते थे। तो करीबन 10 साल तक उन्होंने क्या करा? 10 साल तक वो इसी के बाहर अपना डेरा डाले बैठे रहे, ऐसा कहा जाता है। और 10 साल तक ये युद्ध चला। उसके बाद में जो आपके ये जो यूनानी थे यानी कि आपके जो ग्रीक थे, इन्होंने क्या करी? एक चाल चली। इन्होंने जो उस टाइम के जो राजा थे ट्रोय के, प्रियम, उनको ये संदेश भिजवाया कि भाई हमने हार मान ली है और हम वापस जाना चाहते हैं अब, और हमारे पास एक घोड़ा है, लकड़ी का एक बहुत बड़ा घोड़ा है, वो हम आपको क्या देना चाहते हैं? भेंट में देना चाहते हैं। ये देखे कुछ इस प्रकार का था वो लकड़ी का घोड़ा। अब इन्होंने क्या करा? यूनानियों ने बोला कि भाई अब हमने क्या कर लिया है? हार मान ली है। 10 साल हो गए हैं हमें युद्ध करते हुए और अब हम हार मानते हैं, लेकिन हमारे पास एक लकड़ी का घोड़ा है जो कि हम आपको क्या करना चाहते हैं? भेंट करना चाहते हैं। तो प्रियम ने सोच विचार करके कह दिया कि हाँ भाई ठीक है, कर दो भेंट। तो फिर कहा जाता है कि ये जो घोड़ा था उसको क्या करा गया? घोड़े को अंदर ले जाने के लिए दरवाजे खोले गए और इस घोड़े को ट्रोय के अंदर ले जाया गया। लेकिन कहा जाता है कि यूनान के जो सबसे बेहतरीन सिपाही थे वो इस घोड़े के अंदर छुपे हुए थे
और जैसे ही ये घोड़ा अंदर लिया गया, यूनान के सिपाही इसके घोड़े के अंदर से निकले और उन्होंने दरवाजा खोला और इस प्रकार से जो ग्रीक की सेना थी आपकी, यानी कि यूनान की जो सेना थी, वो ट्रोय के अंदर प्रवेश किया और इस प्रकार से ये युद्ध समाप्त हुआ था। तो इलियड के बारे में ये जो कहानी है ना आपकी ट्रोय की, इसी के बारे में बताया गया है। जो आपका इलियड महाकाव्य है उसके अंदर इसी कहानी को या फिर इसी युद्ध की कहानी को बताया गया है। उसके बाद में जो दूसरा महाकाव्य लिखा था आपके होमर ने, उसका नाम था आपका ओडेसी। क्या नाम था? ओडेसी। इस ओडेसी में क्या था? अब ओडेसी महाकाव्य में किसके बारे में लिखा गया है? देखिए ओडेसी में क्या था कि इनके एक सैनिक थे, यूनान के एक सैनिक थे जिनका नाम था ओडेसियस। कहा जाता है कि युद्ध खत्म होने के बाद भी ये जो ओडेसियस थे वो अपने घर नहीं लौटे थे। तो उनको जब 10-15 साल हो गए वो घर नहीं लौटे, तो सबने ये मान लिया था कि जो ओडेसियस हैं वो मर चुके हैं। लेकिन उन ओडेसियस की जो पत्नी थी उनको ऐसा लगता था कि नहीं, उनके जो पति हैं वो अभी भी जीवित हैं। तो इसी कहानी के ऊपर इस चीज की कहानी किसके अंदर लिखी गई है? आपकी ओडेसी में लिखी गई है। तो पहली बात तो आपका जो होमरिक काल था उसके अंदर एक नेत्रहीन कवि थे जिनका नाम था होमर। उन्होंने 2 काव्य लिखे, एक आपका इलियड और एक आपका ओडेसी। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना। उसके बाद कहा जाता है कि जो पहली एथलेटिक प्रतियोगिता थी उसके बारे में लिखित रूप से इसी काल में क्या हुआ था? कुछ मिला था, यानी कि इसी काल में प्राप्त हुआ था। जो पहला सबूत था किसी एथलेटिक प्रतियोगिता के बारे में लिखित रूप में, वो भी कहा जाता है कि इस होमरिक काल में ही मिला था या फिर यहीं पे लिखा हुआ मिला था। उसके बाद इस काल में जो आपकी शिक्षा का उद्देश्य था वो था आपका, यानी कि एजुकेशन का एम था इस काल में क्या? मैन ऑफ एक्शन और आपका मैन ऑफ विजडम। यानी कि इस काल में जो शिक्षा का उद्देश्य था वो था आपका मैन ऑफ एक्शन और आपका मैन ऑफ विजडम। मैन ऑफ एक्शन और आपका मैन ऑफ विजडम, ये क्या था? इस काल में शिक्षा का उद्देश्य था। इस चीज के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे बढ़ना ये चीज, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि होमरिक काल में जो शिक्षा थी उसका उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य था आपका मैन ऑफ एक्शन और आपका मैन ऑफ विजडम। तो ये तो था सारा किसके बारे में? आपका पहला काल। मैंने कहा 4 कालों में बांटा गया था। पहला काल होमरिक काल, इसके बारे में जो जरूरी चीजें थी जो अपने शारीरिक शिक्षा में पूछी जाती हैं उनके बारे में हमने बात कर ली कि भाई इसमें एक नेत्रहीन कवि थे, उनके द्वारा 2 काव्य लिखे गए थे, इन सब चीजों के ऊपर बात कर ली। अगला काल था अपना क्या? स्पार्टन काल। कहते हैं कि ये जो स्पार्टन थे ये यूरोटस नदी के किनारे पे रहते थे। कहां पे? यूरोटस नदी के किनारे पे आपके जो स्पार्टन थे वो रहते थे। ये देखो यहां पे यूरोटस नदी के किनारे रहते थे ये। और कहा जाता है कि स्पार्टन्स को जो है ना टोटलिटेरियन के नाम से भी जाना जाता है। स्पार्टन को किसके नाम से जाना जाता है? टोटलिटेरियम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और कहा जाता है कि ये स्पार्टन जो थे, स्पार्टन से बेहतर सैनिक किसी के पास भी नहीं थे या फिर इनसे तगड़ा योद्धा कोई भी नहीं था स्पार्टन्स का। ठीक है, उसके बाद में क्या था कि जो स्पार्टन थे इनका जो शारीरिक शिक्षा के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान था। ठीक है, किनका? आपके स्पार्टन का। तो पहली बात तो आपका जो स्पार्टन पीरियड था, तो स्पार्टन कहां पे बसते थे? आपके यूरोटस नदी के किनारे बसते थे। कभी कभी ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है, तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको। और इस चीज का भी ध्यान रखना है कि आपके जो स्पार्टन काल था या जो स्पार्टन्स थे उनको क्या कहा जाता था? टोटलिटेरियम भी कहा जाता था। टोटलिटेरियम के नाम से भी जाना जाता था। और ऐसा कहा जाता है कि जो स्पार्टन थे उनसे बेहतर सैनिक और किसी के पास में भी नहीं थे या उनसे बड़ा योद्धा कोई नहीं था। ठीक है, ये जो स्पार्टन थे इनके लिए अपने स्टेट से यानी कि अपने राज्य से बढ़ के इनके लिए और कुछ भी नहीं था। जो जिंदगी थी इनकी वो सिर्फ अपने राज्य के लिए थी, ऐसा कहा जाता है। तो जो आपके स्पार्टन थे इनके लिए अपने राज्य से बढ़ के कोई भी चीज नहीं हुआ करती थी। उसके बाद में क्या था? इस काल में जो आपकी शिक्षा का उद्देश्य था वो था आपका मैन ऑफ एक्शन। जो आपका स्पार्टन काल था उसमें शिक्षा का उद्देश्य क्या था? आपका मैन ऑफ एक्शन। ठीक है, ये चीज भूल मत जाना कि आपके स्पार्टन काल में शिक्षा का उद्देश्य क्या था। उसके बाद में आपका होमरिक काल में शिक्षा का उद्देश्य क्या था? तो स्पार्टन काल में शिक्षा का उद्देश्य क्या था? अपना मैन ऑफ एक्शन। ठीक है, उसके बाद में कहा जाता है कि ये जो स्पार्टन थे इनके लिए फिटनेस इतनी ज्यादा जरूरी थी कि जब कोई भी बच्चा नया जन्म लेता था तो उसको क्या कर दिया जाता था? अच्छे से देखा जाता था और लगता था कि ये बच्चा कमजोर है तो उसको उसी टाइम पे एक पहाड़ी से
गिरा के मार दिया जाता था, यानी कि कमजोर के लिए यहाँ पे कोई भी जगह नहीं थी। और जिस पहाड़ से उस बच्चे को फेंका जाता था उस पहाड़ का क्या नाम था? उस पहाड़ का नाम था आपका माउंट टाइग्रस। ये चीज पूछ ली जाती है, उस पहाड़ का क्या नाम था आपका? माउंट टाइग्रस। यानी कि देख सकते हो आप कि इनके लिए जो फिजिकल फिटनेस या फिर जो शारीरिक फिटनेस थी वो कितनी ज्यादा जरूरी थी, इतनी ज्यादा जरूरी थी कि ये जब बच्चा पैदा होता था उसको देखते थे और अगर इन्हें ये लगता था कि हाँ भाई ये बच्चा कमजोर है तो उसको उसी टाइम एक पहाड़ी से गिरा के मार दिया जाता था। जिसका उस पहाड़ी का नाम था जिससे गिराया जाता था उसको बोला जाता है आपका माउंट टाइग्रस। ठीक है, उसके बाद में क्या होता था, यहां पे जो ये स्पार्टन काल था इसमें जो आपकी लड़कियों के लिए कोई शिक्षा नहीं थी, लड़कियों के लिए कोई ट्रेनिंग वगैरह या फिर कोई शिक्षा का सिस्टम या ऐसा कुछ भी नहीं था, उनके लिए कुछ नहीं था। सिर्फ लड़कों को क्या दी जाती थी? लड़कों को बहुत ही कठोर जो है शारीरिक ट्रेनिंग या फिर शारीरिक प्रशिक्षण दिया जाता था उनको। ठीक है, जैसे ही स्पार्टन काल में बच्चा 7 साल का होता था उसे कहां भेज दिया जाता था? उसे ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता था, यानी कि बैरिक्स में भेज दिया जाता था, कॉमन बैरिक्स में। जैसे ही स्पार्टन काल में आपका जो बच्चा था वो 7 साल का होता था उसे कहां भेज दिया जाता था? ट्रेनिंग के लिए आपकी आम बैरिकों में भेज दिया जाता था। कहते हैं कि स्पार्टन काल में जो बच्चा था वो अपने माँ बाप के साथ सिर्फ तब तक रह सकता था जब तक वो 7 साल का होता। तो 7 साल के बाद क्या करता था? उस स्पार्टन के अंदर उस बच्चे को ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता था और वहां पे क्या कराई जाती थी? उनकी ट्रेनिंग, यानी कि युद्ध से रिलेटेड, युद्ध से संबंधित जितनी भी ट्रेनिंग थी, हथियार की ट्रेनिंग, तरह तरह के हथियार चलाना, उनको विपरीत परिस्थितियों में रहना, ये सारी चीजों की ट्रेनिंग उनको वहां पे दी जाती थी। और स्पार्टन काल में कहते हैं कि जो फिजिकल ट्रेनिंग थी वो इतनी ज्यादा हार्ड थी। और उसी टाइम पे क्या कहते हैं, उसी टाइम पे जो खेल खिलाए जाते थे उनको, जो गेम थे, एक तो उनको रेसलिंग, थ्रोइंग, जंपिंग और आपका पैनक्रिएटोन। कहते हैं जब वो ट्रेनिंग करने जाते थे तो ये सारे खेल क्या कहलाते, वहां पे क्या करते थे? इनसे खिलाते थे और इसी के साथ साथ उनको तरह तरह के हथियार चलाने की ट्रेनिंग या फिर अलग अलग कंडीशन, विपरीत विपरीत परिस्थितियों में उनको रहना और ढलना सिखाया जाता था। तो कहते हैं कि जो स्पार्टन काल है उसमें सबसे ज्यादा फेमस खेल था वो था आपका कुश्ती, यानी कि आपकी रेसलिंग। जो आपकी रेसलिंग या फिर जो कुश्ती है वो क्या थी? स्पार्टन काल में सबसे ज्यादा फेमस खेल माना जाता था। और वो इसलिए माना जाता था कि कुश्ती में क्या होता था, जब हाथों से हाथ लड़ते थे तो क्या होता था कि जब अपने दुश्मन में उनकी लड़ाई होती थी अपने दुश्मन से, तो वो चीज उनको फायदा पहुंचाती थी। तो इसीलिए स्पार्टन काल में सबसे जो फेमस खेल था या जो सबसे फेमस स्पोर्ट था वो कौन सा था? आपका रेसलिंग या फिर आपकी कुश्ती। अब यहाँ पे थ्रोइंग का आपको पता होगा, जंपिंग का आपका पता होगा। ये पैनक्रिएटोन क्या होता है? कई बार सीधा सीधा ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि जो पैनक्रिएटोन है इसका मतलब क्या हुआ। तो देखिए, पैनक्रिएटोन एक खेल होता था जिसमें क्या है, ये खेल आपका बॉक्सिंग और रेसलिंग का कॉम्बिनेशन होता था। तो जो आपकी बॉक्सिंग और आपकी रेसलिंग का, मुक्केबाजी और कुश्ती का क्या था? कॉम्बिनेशन था क्या? आपका पैनक्रिएटोन। तो कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि जो पैनक्रिएटोन था वो क्या बोलते हैं आपका, किन दो खेलों से मिलकर बना था? तो कौन से दो खेलों से मिलकर बना था? एक तो आपका बॉक्सिंग और एक आपका रेसलिंग, यानी कि आपकी मुक्केबाजी और कुश्ती। चलिए आगे बात करते हैं। उसके बाद में जो स्पार्टन काल में, यानी कि स्पार्टन काल में जो शिक्षा का सिस्टम था, फॉर्मल एजुकेशन, यानी कि आपकी औपचारिक शिक्षा प्रणाली को क्या कहा जाता था? तो फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन को क्या कहा जाता था? अगोग कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अगोग कहा जाता था। यह चीज ध्यान में रखना, यह पूछ ली जाती है कि औपचारिक शिक्षा को स्पार्टन काल में क्या कहा जाता था? तो औपचारिक शिक्षा को आपका स्पार्टन काल में क्या कहा जाता था? आपका अगोग कहा जाता था। क्या? आपका अगोग। और इस अगोग का जो सुप्रीडेंट होता था, यानी कि जो इसको संभालता था या फिर जो यहाँ का टीचर होता था, सुप्रीडेंट होता था, उसको कहा जाता था आपका क्या? पेडियोनोमस। उसको कहा जाता था आपका पेडियोनोमस। ये दो चीजें बहुत जरूरी हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन यहां से पूछ लिए जाते हैं कि स्पार्टन काल में जो औपचारिक शिक्षा थी उसको क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है? आपका अगोग कहा जाता है। और जो इसका सुप्रीडेंट हुआ करता था अगोग का, उसको आपका क्या कहा जाता था? पेडियोनोमस कहा जाता था। और जैसे ही बच्चा 20 साल का होता था यहाँ पे ट्रेनिंग करके, उसको क्या माना जाता था? सिटी सोल्जर माना जाता था, या फिर उसको पूरे तरीके से सिपाही के रूप में माना जाता था जैसे ही वो 20 साल का हो जाता था। जो आपके
स्पार्टन काल में जो ग्राउंड थे, अब ये भी पूछ लिया जाता है कि स्पार्टन काल में खेल मैदान को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है आपका प्लेटिनिस्टस। क्या कहा जाता है आपका प्लेटिनिस्टस। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि स्पार्टन काल में जो खेल मैदान होते थे उनको क्या कहा जाता था, तो उनको क्या कहा जाता था आपका प्लेटिनिस्टस कहा जाता था। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। ये था अपना स्पार्टन काल। उसके बाद में था अपना क्या प्रारंभिक एथियन काल। दो काल के ऊपर बात कर ली हमने अभी तक, एक आपका होमरिक काल और एक आपका स्पार्टन काल। उसके बाद था अपना क्या एथेनियन काल, या आपका प्रारंभिक एथेनियन काल, या फिर आपका अर्ली एथेनियन पीरियड। पहली बात तो जो वहां के नागरिक थे, एथेनी के जो नागरिक थे, उनको क्या कहा जाता था, उनको नोबल्स कहा जाता था। जो एथेन के नागरिक थे उनको क्या कहा जाता था, नोबल्स कहा जाता था। और कहते हैं कि जो आपका ग्रीस था, जो आपका ग्रीस था या जो आपका एथेन था, एथेन को जो है कला और संस्कृति के लिए महान केंद्र माना जाता था। एथेन को क्या है, कला और संस्कृति के लिए बहुत ही महान केंद्र माना जाता था। और ये जो एथेनियन लोग होते थे, इनका जो है मनुष्य के संपूर्ण विकास के ऊपर ज्यादा ध्यान देते थे। ये वहां पे तो क्या था, स्पार्टन काल में क्या था, स्पार्टन काल में सिर्फ क्या था, ट्रेनिंग दी जाती थी और युद्ध के लिए तैयार किया जाता था। यहाँ पे क्या था, एथेनियन काल में क्या था, एथेनियन काल में जो व्यक्ति था उसके संपूर्ण विकास की तरफ ध्यान दिया जाता था। उसके बाद में क्या था, कहते हैं कि अभी मैंने कहा था ना कि जो स्पार्टन जो थे वो क्या थे, तानाशाही शासन था उनका। लेकिन आपका जो एथेन था वो क्या था, लोकतंत्र था। लेकिन इनका लोकतंत्र जो था ना, वो सिर्फ जो ग्रीक के लोग थे उन्हीं के लिए था। यानी कि जो ग्रीक रक्त के लोग थे उन्हीं के लिए लोकतंत्र था, बस बाकियों के लिए नहीं था। बाकी वहां पे जो बंदी बना के लाए जाते थे युद्ध के लिए, और वहां पे जो स्लेव्स वगैरह होते थे, उनके साथ तो बहुत बुरा बर्ताव किया जाता था। तो इनका जो लोकतंत्र था वो सिर्फ ग्रीक के लोगों के लिए था, यानी कि जिनमें ग्रीक का रक्त होता था उन्हीं के लिए लोकतंत्र था, बस बाकियों के लिए कोई लोकतंत्र वहां पे नहीं था। और इस काल में जो शिक्षा का उद्देश्य था आपके, यानी कि एथेनियन पीरियड में आपका, एथेनियन काल में शिक्षा का उद्देश्य क्या था, शिक्षा का उद्देश्य था आपका मैन ऑफ एक्शन एंड मैन ऑफ विजडम। क्या था, मैन ऑफ एक्शन एंड मैन ऑफ विजडम। ये देखो, मैन ऑफ विजडम एंड मैन ऑफ एक्शन। तो इस एथेनियन काल में भी आपकी जो शिक्षा थी उसका उद्देश्य क्या था, मैन ऑफ एक्शन एंड मैन ऑफ विजडम। स्पार्टन काल में क्या था उद्देश्य, सिर्फ मैन ऑफ एक्शन। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। उसके बाद में बात करते हैं कि जैसे ही बच्चा 7 साल का होता था आपके एथेनियन काल में, यानी कि आपका प्रारंभिक एथेन जो काल था उसमें जैसे ही बच्चा 7 साल का होता था उसको भेज दिया जाता था ट्रेनिंग के लिए। किसमें, आपके प्लास्ट्रा में। किसमें, आपका प्लास्ट्रा में उसे भेज दिया जाता था। अब ये प्लास्ट्रा क्या है, देखिए प्लास्ट्रा का मतलब होता है आपका रेसलिंग स्कूल, यानी कि आपका जो कुश्ती का स्कूल होता था उसको क्या बोला जाता था, आपका प्लास्ट्रा बोला जाता था। तो यानी कि जैसे ही प्रारंभिक एथेन जो काल था उसमें बच्चा 7 साल का होता था तो उसे कहां भेज दिया जाता था, कुश्ती के स्कूल में भेज दिया जाता था। और उस कुश्ती के ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि आपका प्लास्ट्रा क्या था, या फिर उस टाइम पे जो कुश्ती का स्कूल था उसको क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता था आपका, उसको प्लास्ट्रा कहा जाता था। क्या कहा जाता था, प्लास्ट्रा कहा जाता था। और इस प्लास्ट्रा में जो आपके शारीरिक शिक्षा का अध्यापक होता था उसको क्या कहा जाता था, इस स्कूल में जो आपका शारीरिक शिक्षा का अध्यापक था उसे कहा जाता था आपका क्या, पेडियो ट्राइब। उसको पेडियो ट्राइब कहा जाता था। ये चीजें मत भूल जाना, ये पूछ लेते हैं कि कुश्ती के स्कूल को क्या कहा जाता है, या फिर प्लास्ट्रा जो था वो क्या कहलाता है, वो इनमें से कौन सा स्कूल था। तो प्लास्ट्रा क्या था, आपका कुश्ती का स्कूल था। और 7 साल के बाद बच्चों को इसके अंदर भेजा जाता था। और जो आपके पुराने समय में जो शारीरिक शिक्षा का अध्यापक होता था ग्रीस में, उसको क्या कहा जाता था आपका, उसको आपका पेडियो ट्राइब कहा जाता था। तो ये तो बहुत बार पूछा जाता है पेडियो ट्राइब के बारे में। तो और उसी दौरान एक और स्कूल हुआ करता था जिसको बोला जाता था आपका क्या, डिडास्केलम। ये डिडास्केलम क्या था, डिडास्केलम था आपका म्यूजिक स्कूल, यानी कि ये क्या था, संगीत का विद्यालय था। डिडास्केलम क्या था, संगीत का विद्यालय था, जहां पे क्या थे, प्रारंभिक एथेन काल में जो बच्चे होते थे वो यहाँ पे क्या सीखते थे, म्यूजिक सीखते थे। तो
तो ये क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं कि एक तो आपका जो प्लास्ट्रा था वो क्या था, उसके बाद में ये पूछ लिया जाता है कि जो शारीरिक शिक्षा का अध्यापक होता था उसको ग्रीस काल में क्या कहा जाता था, उसके बाद में ये पूछ लिया जाता है कि आपका डिडास्केलम क्या है, तो डिडास्केलम क्या था, आपका संगीत का विद्यालय जो होता था उसको बोला जाता था क्या, आपका डिडास्केलम। और जो टीचर ऑफ आर्चरी यानी कि जो तीरंदाजी का शिक्षक होता था, जो आपका आर्चरी का टीचर होता था उसको क्या बोला जाता था, आपका टोक्सोटोज, टोक्सोटोज बोला जाता था उसे। ये देखो यहाँ पे, तो ये चीजों का आपने ध्यान रखना है कि किसको क्या कहा जाता था। ये किसकी बात कर रहे हैं हम, प्रारंभिक एथेनियन काल की बात कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब उसके बाद में क्या था कि जो प्रारंभिक एथेनियन काल था ना, इसके अंदर आपका एक तो फुट रेसिंग, बॉक्सिंग और एक आपका पेंटाथलॉन। ये जो पेंटाथलॉन था ये सबसे फेमस गेम हुआ करता था। जैसे आपका स्पार्टन काल में क्या था, सबसे फेमस गेम कौन सा था उनका, वो था आपका रेसलिंग यानी कि आपकी कुश्ती। अब ये जो आपका प्रारंभिक एथेनियन काल है इसके अंदर जो सबसे ज्यादा फेमस खेल था वो कौन सा था, आपका पेंटाथलॉन था। अब ये पेंटाथलॉन क्या होता है, देखिए पेंटाथलॉन का मतलब होता है आपके 5 इवेंट का, 5 इवेंट जो आपने क्या करने पड़ते होते हैं, इसके अंदर करने पड़ते हैं। तो कौन कौन से इवेंट थे उस काल में इसके अंदर, एक तो था पेंटाथलॉन में आपका क्या, लॉन्ग जंप, आपका जेवलिंग थ्रो, एक आपका डिस्कस थ्रो, एक आपका फुट रेस और आपका रेसलिंग। तो ये जो पेंटाथलॉन था ये क्या था, आपका प्रारंभिक एथेनियन जो काल था उसके अंदर बहुत ज्यादा फेमस था। ठीक है, तो उसके अंदर और पेंटाथलॉन के अंदर कौन कौन से खेल आते थे उस समय पे, आपका लॉन्ग जंप, जेवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो, आपकी फुट रेस और आपकी रेसलिंग, ये सारी चीजें आती थी। और यहाँ पे ना जो आपका प्रारंभिक एथेनियन काल है वहीं पे अपने को इस चीज के सबूत भी मिले हैं कि जो महिलाएं थी वो भी क्या करती थी, कुश्ती में भाग लेती थी। ठीक है, ये रहा देखो, इस बात का प्रमाण है कि कुश्ती की प्रतियोगिताओं में महिलाओं को भी भाग लेने के जो सबूत हैं वो अपने को कहां पे मिले हैं, वो अपने को मिले हैं प्रारंभिक एथेनियन काल में। उसके बाद में इस काल के दौरान क्या था, मड बाथ यानी कि गीली मिट्टी का स्नान या चिकनी मिट्टी का जो स्नान था वो भी इस समय पे क्या था, बहुत ज्यादा फेमस था। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि मड बाथ या फिर गीली मिट्टी स्नान या फिर चिकनी मिट्टी स्नान किस काल के अंदर फेमस था, तो वो क्या था, आपका प्रारंभिक एथेनियन काल में बहुत ज्यादा फेमस था क्या, आपका मड बाथ। इसका ये जो आपके एथेनियन लोग थे ऐसा मानते हैं कि इससे, ऐसा मानते थे कि मड बाथ से उनकी जो बीमारियां हैं वो दूर होते हैं, इसको एक थेरेपी के रूप में इस्तेमाल करते थे वो। ठीक है, तो ये था, ये चल रहा अपना क्या, प्रारंभिक एथेनियन काल। अब इसी टाइम पे क्या होता था कि एक फेस्टिवल होता था, जो प्रारंभिक एथेनियन काल था उसके अंदर एक त्योहार होता था जो कि बहुत ज्यादा फेमस था। उस त्योहार का नाम था आपका पैन हेलेनिक त्योहार। ठीक है, ये बहुत ज्यादा फेमस था। पैन का मतलब क्या होता था, पैन का मतलब होता है सभी। पैन का क्या मतलब होता है, यहाँ पे पैन का मतलब होता है सभी, और जो आपका हेलेनिक है उसका मतलब होता है पीपल ऑफ यूनान यानी कि यूनान के लोग। ठीक है, तो अब इसके अंदर 4 खेल होते थे। ठीक है, इनको बहुत ध्यान से देख के जाना है। पहली बात तो ये किस काल में होते थे, प्रारंभिक एथेनियन काल में होते थे, और उनको क्या कहा जाता था, इनको पैन हेलेनिक त्योहार या फिर पैन हेलेनिक फेस्टिवल बोला जाता था। तो सबसे पहले आते हैं इनके अंदर आपके ओलंपिक्स, दी ओलंपिक, जो कि 1776 बीसी में स्टार्ट हुए थे। ये जो आपके ओलंपिक थे ये होते थे आपके पैनाथेनिक जो स्टेडियम था, पैनाथेनिक जो स्टेडियम था उसके अंदर इनको कराया जाता था, और जीवस के सम्मान में ये खेल होते थे। किसके सम्मान में होते थे, आपके जीएस के सम्मान में होते थे। ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं इसमें से कि जो नीमन गेम थे वो किसके सम्मान में होते थे, या फिर आपके जो पाइथन गेम है वो किसके सम्मान में होते थे, या फिर आपके जो प्राचीन ओलंपिक हैं वो किसके सम्मान में होते। तो जो आपके प्राचीन ओलंपिक थे, ओलंपिक जो थे वो किसके सम्मान में होते थे, आपके जीएस के सम्मान में होते थे। और कौन से स्टेडियम में होते थे, पैनाथेनिक स्टेडियम में होते थे। ये कहां पे, ओलंपिया में। ओलंपिया नाम की एक जगह थी जिसके अंदर आपका पैनाथेनिक एक स्टेडियम था, जिसके अंदर क्या होता था, इन खेलों को आयोजित किया जाता था। और किसके सम्मान में होते थे, आपके जीसस में। ये हर 4 साल के बाद होते थे। अभी अगर आप देखोगे तो ओलंपिक कितने साल बाद होते हैं, 4 साल बाद ही होते हैं। तो ऐसे ही उस समय भी ये क्या होते थे, जो ओलंपिक थे आपके 4 साल बाद होते थे, और अगस्त में 5 दिन का ये त्योहार था। और अगस्त के दौरान
5 दिन का ये क्या होता था, त्योहार होता था, यानी कि 5 दिन ओलंपिक्स कराए जाते थे। किस महीने में, आपके अगस्त में कराए जाते थे। और कहाँ पे कराए जाते थे, इन सब चीजों की हमने बात कर ली। जो अगले खेल कराए जाते थे इस समय में, उसका नाम था दी पाइथन गेम्स या फिर पाइथन खेल। अब ये पाइथन गेम्स कहाँ पे होते थे, पाइथन गेम्स जो थे वो कराए जाते थे, एक डेल्फी नाम की जगह थी, वहां पे कराए जाते थे आपके क्या, आपके पाइथन गेम्स। कहां पे, आपकी डेल्फी में। और ये जो खेल थे पाइथन, ये किसके सम्मान में कराए जाते थे, गॉड अपोलो, यानी कि भगवान अपोलो के सम्मान में कराए जाते थे। ये जो भगवान अपोलो हैं आपके, उनको क्या कहा जाता था ग्रीस में, उनको सूर्य का देवता भी माना जाता था। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि जो आपके भगवान, या ये पूछ लेते हैं कि सूर्य का देवता उस काल में किसको कहा जाता था। तो किसको कहा जाता था, भगवान अपोलो को कहा जाता था। ठीक है। और इसके अंदर कौन से खेलों के अंदर इनके सम्मान में कौन से खेल खेले जाते थे, पाइथन गेम्स हुआ करते थे। किनके सम्मान में, आपके अपोलो के सम्मान में। ठीक है। और ये क्या था, एक म्यूजिक का, संगीत का समारोह था। आपके जो पाइथन गेम है ये क्या था, मेन तो ये संगीत का समारोह था, लेकिन इनके अंदर कुछ एथलेटिक प्रतियोगिताएं भी कराई जाती थी। उसके बाद आता है कि ये हर 3 साल बाद होते थे, एवरी 3rd ईयर ऑफ ईच ओलंपियाड, यानी कि प्रत्येक ओलंपियाड के हर तीसरे वर्ष इनको कराया जाता था। तो अगले खेल है अपने पास में क्या, स्थामियन गेम्स, यानी कि स्थामियन खेल। ये आपके कोर्निथ में कराए जाते थे। और ये आपके पोसिडोन, जो भगवान पोसिडोन के सम्मान में कराए जाते थे, जिनको क्या कहा जाता था, पोसिडोन को समुद्र का देवता माना जाता था। तो इनसे ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उस काल में समुद्र का देवता किसको कहा जाता था। तो किसको कहा जाता था, आपका पोसिडोन को कहा जाता था। और इनके सम्मान में जो खेल खेले जाते थे वो कौन से थे, आपके स्थामियन गेम्स थे। ठीक है। इसके अंदर आपके एथलेटिक, बोटिंग, म्यूजिक, ऐसे खेल खेले जाते थे। वो हर दूसरे और चौथे साल होता था। ये कब होता था, ये हर दूसरे और चौथे साल कराया जाता था। उसके बाद में आते हैं अपने पास में नीमन गेम्स, दी नीमन गेम्स। ये जो नीमन गेम थे ये आपका अगोलिस नाम की एक जगह, अगोलिस में कराए जाते थे। और किसके सम्मान में कराए जाते थे, ये भी आपका जीएस के सम्मान में कराए जाते थे। और हर 2 साल के बाद इनको कराया जाता था। कौन से गेम्स को, आपके नीमन गेम्स को। तो पैन हेलेनिक जो त्योहार होता था आपका प्रारंभिक एथेनियन काल में, उसके अंदर उसके कितने खेल होते थे, 4 होते थे। इनका ध्यान रखना, एक आपके ओलंपिक, एक आपके पाइथन, एक आपके स्थामियन और एक आपके नीमन। और ये कहाँ कराए जाते थे, कौन से भगवान के सम्मान में कराए जाते थे, या फिर इस काल में सूर्य का देवता किसको कहा जाता है, समुद्र का देवता किसको कहा जाता था। ऐसे ऐसे क्वेश्चन इससे पूछ लिए जाते हैं। तो बहुत ही ध्यान से करके जानी है ये चीज। तो चलिए 3 काल के ऊपर अभी हमने बात कर ली है। एक था अपना होमरिक काल, एक था अपने पास में स्पार्टन काल, एक था अपने पास में प्रारंभिक एथेनियन काल। अब एक बच गया है अपना, वो कौन सा था, अपना उत्तर एथेनियन काल, जिसको आपका क्या कहा जाता है, स्वर्ण काल भी कहा जाता है। उसको स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो अभी है अपने पास में लेटर एथेनियन पीरियड या फिर आपका उत्तर एथेनियन काल। देखिए उत्तर एथेनियन काल में क्या होता था, उत्तर एथेनियन काल को पहली बात तो क्या कहा जाता था, आपका स्वर्ण काल के रूप में भी जाना जाता था। किसको, आपके उत्तर एथेनियन काल को। और ये जो काल था इसको ट्रांजिशनल पीरियड के नाम से भी जाना जाता है, या फिर इसको ट्रांजिशन पीरियड भी कहा जाता है। यानी कि इस काल को संक्रमण काल के रूप में भी जाना जाता है। और क्या था, इस काल को जो है आपका दर्शन काल के रूप में भी जाना जाता है। क्यों, क्योंकि जो बड़े बड़े आपके फिलोसोफर हुए हैं, जैसे आपका एरिस्टोटल हो गए, प्लाटो हो गया, ये सोक्रेट्स हो गया, वो सारे क्या थे, इसी काल में थे। इसीलिए इसको दर्शन का काल या फिर पीरियड ऑफ फिलोसफीज भी कहा जाता है। और इस काल में जो शिक्षा का उद्देश्य था वो क्या था, शिक्षा का उद्देश्य था इस काल में आपका क्या, फिजिकल एजुकेशन इन द पीरियड वाज क्या था आपका, एक तो हेल्दी हैबिट्स, वेलबींग एंड हेल्थी हैबिट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कि व्यक्ति का स्वास्थ्य और स्वस्थ आदतें। इस काल में जो शिक्षा का आपका उद्देश्य था वो ये था कि एक तो मनुष्य का स्वास्थ्य और उनमें स्वस्थ आदतों को बनाना। लेकिन कहते हैं कि इस काल के अंदर क्या था, कि इस काल के अंदर आपका जो खेल थे उनके अंदर बिजनेस होना शुरू हो गया था। लोगों ने शर्तें लगाना शुरू कर दिया था इस काल में। तो ये जो काल था इसमें लोग बहुत क्या हो गए थे, आलसी हो गए थे। अब वो खेल को खेलना कम और
देखना ज्यादा पसंद करते थे और खेलों में क्या लगाने लग गए, वो आपस में शर्त लगाने लग गए। तो जो आपके खेल थे इस उत्तर एथेनियन काल में, उन्होंने क्या ले लिया था, बिजनेस का एक रूप ले लिया था। तो ये था अपने 4 काल जिसके ऊपर अभी हमने बात करी। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके ऊपर कि स्वर्ण काल किसको कहा जाता है, या फिर आपका संक्रमण काल किसको कहा जाता था, या फिर ये पूछ लेते हैं कि कौन से काल को पीरियड ऑफ फिलोसफीज या फिर दर्शन काल के नाम से भी जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है, आपका उत्तर एथेनियन काल को जाना जाता है। और इस टाइम पे ये एक बात याद रखना कि जो लोग थे वो थोड़ा सा क्या हो गए थे, आलसी हो गए थे, और वो अब खेलने से ज्यादा देखना पसंद करते थे। खेलों को उन्होंने क्या बनाना शुरू कर दिया था, अब एक बिजनेस बनाना शुरू कर दिया था, शर्तें लगाने लग गए थे, ये सारी चीजें करने लग गए थे। तो ये सारा कुछ था किसके बारे में, आपके यूनान के इतिहास के बारे में। जब अगले वीडियो में आएंगे तो बात करेंगे किसी अगले टॉपिक पे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।